ओके, थैंक यू। अच्छा जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन और तकरीबन 10 साल आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन उस 10 सालों में 1783 से लेकर 1787 तक, आपको मैंने ये बताया है कि 1777 में आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बने। 1777 से लेकर 1787 तक आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन रहते हैं, ठीक है, जब तक अमेरिका का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सामने नहीं आ जाता, ठीक है। लेकिन 1783 से 1787 तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुई थी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन की। 1783 से पहले यानी कि 1777 से लेकर 1783 तक कोई प्रॉपर इनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। लेकिन 1783 से 1787 तक एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन की सामने आती है। 1781 में जॉर्ज वॉशिंगटन डिफीटेड ब्रिटिशर्स, जॉर्ज वॉशिंगटन ने ब्रिटिशर्स को डिफीट किया। एंड एज आई टोल्ड यू दैट जॉर्ज वॉशिंगटन वाज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस एट दैट टाइम। तो 1781 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब इनको शिकस्त दे दी तो प्रॉपर तौर पर आप कह सकते हैं कि जंग जो है वो जीत गए, ठीक है। कौन? अमेरिकन। और फिर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन होती है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम इनटू बीइंग। 1783 की एक ट्रीटी ऑफ पेरिस है और एक ट्रीटी ऑफ पेरिस है 1763 की। 63 वाली मैंने आपको पढ़ा दी थी और मैंने आपको तब बोला था कि हम लोग 1783 की भी एक ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है उसको पढ़ेंगे। और आज मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया है कि हियर इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 दैट वाज साइंड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन। और ये ट्रीटी के अंदर बेसिकली यही चीजें साइन की गई थी कि अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जा रहे हैं और अब आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, अब हम आपको आपकी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते फॉरेन पॉलिसी में, आपके इकोनॉमिक अफेयर्स में। और इस तरह के मामला जो हैं वो ट्रीटी के अंदर डिस्कस किए गए। अच्छा जी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। अब अमेरिका चूंकि बन गया है, आजाद हो गया है, अमेरिका को अब एक नई गवर्नमेंट की जरूरत है जिसके अंदर एक प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर गवर्नमेंट होगी, प्रॉपर चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। अंडर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। अब वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है गवर्नमेंट? क्यों उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, उसका एक प्रॉपर स्केलेटन नहीं है, कोई प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है। एंड बट इस फाउंडेशन, जो लोग पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स ले रहे हैं उनको पता है कि लास्ट टाइम इन दैट लेक्चर आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द skeleton. So if you have no proper constitution, it means that you do not have a proper governmental structure because the tiers of the government are missing. So under Articles of Confederation, new government was formed, but that was not a successful government. To fix this issue, gathering at Philadelphia in 1787 happened. फिलाडेल्फिया में 1787 में एक गैदरिंग होती है एंड डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन वाज देयर। इन्होंने डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आखिर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में देखने को मिल रहे हैं, उनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये कब होती है? 1787 में। आप एक चीज नोट कीजिएगा कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन खत्म होने की डेट भी यही है। तो यहाँ से एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का आगाज जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। अब आपको नाम से प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि व्हाई दिस गैदरिंग वाज देयर, बिकॉज गवर्नमेंट वाज नॉट वर्किंग, दैट दे फ्रेम गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर वाज नॉट वर्किंग एंड देन दे गैदर्ड एट फिलाडेल्फिया to discuss the matters, to discuss the flaws, to discuss the loopholes, and this is known as Philadelphia Constitutional Convention. 55 people were part of it and they ending up framing a new constitution. जैसा कि आपको पता है आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन कब खत्म होते हैं? 1777 से 1787 तक रहते हैं ना। तो देखें 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है और फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम एक चीज देखते हैं कि आखिर को क्या डिफेक्ट्स थे। एक सेकेंड। आखिर को क्या डिफेक्ट्स थे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के अंदर?
आखिर इतनी क्या ही प्रॉब्लम थी कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन को खत्म करना पड़ा। सो इसमें पहला पॉइंट हम देखने लगे हैं, नो सेंट्रल एग्जेक्टिव अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं थी, सेंट्रल पावर कोई भी नहीं थी, ठीक है, सेंट्रल एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं थी, नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, हर स्टेट की अपनी फॉरेन पॉलिसी थी। अगर आपको अभी याद हो, जो मैंने आपको अभी 1775 सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस पढ़ाई है, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया ना कि स्टेट्स को ये डायरेक्ट किया गया कि वो अपनी करेंसी बनाए, वो अपनी मलेशिया रेज करें, उनका ब्रिटिशर से कोई ताल्लुक नहीं। इट मींस दैट एवरी स्टेट वाज इंडिपेंडेंट, हर स्टेट इंडिपेंडेंट थी। जो कि एक आप लोगों से मैंने क्वेश्चन आप लोगों से शायद पूछा था या आईआर वालों से पूछा था कि कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या फर्क होता है। तो हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, इसलिए इस टाइम तक अमेरिका वाज नॉट अ फेडरेशन, अमेरिका वाज अ कॉन्फेडरेशन दिस टाइम, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अथॉरिटी, हर स्टेट के अपने इख्तियारात थे। सो देयर वाज नो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, देयर वाज नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, देयर वाज नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स, देयर वाज नो सेंट्रल जुडिशरी, देयर वाज नो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, देयर वाज नो प्रॉपर आर्मी, सो देयर वाज अ नीड फॉर अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? कोई भी चीज अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं थी, सेंट्रल नहीं थी, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे हर इंसान एक घर में रहते हुए अपने खर्चे खुद कर रहा है, और घर का कोई सरबरा नहीं है, घर की कोई बजट नहीं है, घर की कोई पॉलिसी नहीं है, हर इंसान अपना खाना बना के खुद ही खा रहा है, ठीक है, हर इंसान अपने खर्चे खुद कर रहे हैं और बस वो एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल काइंड ऑफ कॉन्फेडरेशन, जहां पर हर चीज जो है वो हर बंदा खुद मुख्तार है, ठीक है। अब आपको मैंने डिफेक्ट्स बता दिए। अब हम लोग देखते हैं फिलाडेल्फिया का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, ये जब हुआ तो ये बड़ी आसानी से एक कॉन्स्टिट्यूशन सामने नहीं आ गया। वो जो 55 लोग इकट्ठे हुए, जो मैंने आपको अभी बताया फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, वहां पर जो 55 के करीब लोग इकट्ठे हुए, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान अमल नहीं था। वहां पर एक डिस्प्यूट डिस्प्यूट काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो सामने आ गई, ठीक है। अब वो डिस्प्यूट कैसे हुआ, एक तरफ आ गए फेडरलिस्ट्स, एक साइड पे कौन थे, एक साइड पे थे फेडरलिस्ट्स, और दूसरी साइड पे कौन थे, दूसरी साइड पे थे एंटी फेडरलिस्ट्स। यहां से अब आप लोग याद रखिएगा, एक नया सिलसिला शुरू होने लगा है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में इस टाइम तक जो जो ब्रिटिशर्स हैं वो निकल चुके हैं, अमेरिका में ब्रिटिशर्स का कोई कंट्रीब्यूशन अब नहीं रहा, वो यहाँ से चले गए हैं। जब वो यहाँ से चले गए हैं तो अब अमेरिका के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जंग चलना शुरू हो गई। अमेरिका के अंदर जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फाइट स्टार्ट हो गई है कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक, तो उसके अंदर दो राइवल्स आपस में आ गए हैं आमने सामने, या दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज सामने आ गए हैं, जिसमें एक है फेडरलिस्ट और एक है एंटी फेडरलिस्ट। ये आपने दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनके ऊपर हम एक पूरा स्ट्रक्चर अभी आगे पढ़ेंगे कि अमेरिका जो है वो बेसिकली आज भी जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं, वो भी दो बाइफरकेशंस वो इसी दौर की पैदावार है, ठीक है। एक है फेडरलिस्ट और एक है एंटी फेडरलिस्ट। ये फेडरलिस्ट बाद में जाकर जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स बन जाएंगे, ठीक है जी। और ये वाला फिर उसके बाद फेडरलिस्ट टोटल खत्म हो गए थे, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये अभी आपका इसमें पार्ट नहीं है, वैसे बता रही हूँ कि फेडरलिस्ट जो है ना, उनकी पॉलिसी आगे जाके फेल हो जाएगी, और जो एंटी फेडरलिस्ट हैं ये बनेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, और फिर ये टूटेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स का सिलसिला, और इनमें से फिर एक बनेंगे डेमोक्रेट्स और एक बनेंगे रिपब्लिकन्स। तो आज अमेरिका के अंदर जो दो पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, एक है रिपब्लिकन्स और एक है डेमोक्रेट्स। सो वो ये वाले दौर की पैदावार है। अब हम फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के बारे में देखते हैं कि ये बेसिकली कौन। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ फेडरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। थॉमस जेफरसन वॉज प्रोपोनेंट ऑफ एंटी फेडरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने जो प्लान पेश किया जॉर्ज वॉशिंगटन ने, इसको बोला जाता है वर्जीनिया प्लान। अब ये प्लान कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्लान है, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने जो प्लान पेश किया है, दिस इज कॉल्ड न्यू जर्सी प्लान, इसको न्यू जर्सी प्लान कहा जाता है। बेसिकली दोनों स्टेट्स हैं अमेरिका की, वर्जीनिया भी स्टेट है, न्यू जर्सी भी इसकी स्टेट है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट्स। जॉर्ज वॉशिंगटन वगैरह की जो पार्टी थी, फेडरलिस्ट की जो पार्टी है,
वो क्या अपना मौकफ पेश करते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा और वीक स्टेट्स होंगी, मतलब स्टेट्स जो है वो वीक होंगी, सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मोर पावर टू द सेंटर, ज्यादा से ज्यादा जो पावर होगी वो सेंटर के पास होगी, एंड सेंटर विल बी द सोल पावर, एंड जितनी भी स्टेट्स होंगी दे विल बी रिलाइंग ऑन दैट सेंटर फॉर ऑल द रिसोर्सेज, फॉर ऑल द budgetary allocations, for all the funds, and you know each and everything. So Congress shall be based on population, जो कांग्रेस बनेगी यानी कि जो प्रॉपर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर बनेगा, कांग्रेस होगी। अभी मैं आगे जाके आपको कांग्रेस पूरी पढ़ानी है कि अमेरिकन कांग्रेस कैसी दिखती है, कितने हाउसेज हैं इसके, कितने मेंबर्स हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, वो सारा मैंने आपको समझाना है। अच्छा, कांग्रेस शेल बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कांग्रेस जो है वो पॉपुलेशन की बेस पर सिलेक्ट होगी। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन होगी एक जगह की, उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स की रेशो जो है वो होगी। फॉर एग्जांपल, अगर जो है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर अगर 100 लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और 100 लोगों की पॉपुलेशन, और उसके मुकाबले में अगर आप न्यू जर्सी में देखें तो न्यू जर्सी में सिर्फ 50 लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स in the Congress will be allocated more to Florida as compared to New Jersey, ठीक है। So Congress shall be based on population, ये मौकफ दे रहे हैं फेडरलिस्ट, ये फेडरलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी एंड वोट, मतलब क्या कि राइट टू वोट और राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी शैल बी लिमिटेड, मतलब ये कि सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं अमीर तबका, हाई क्लास, तो जो जितनी हायर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है सिर्फ उनको वोट डालने का भी हक होगा और उन्हीं को प्रॉपर्टी रखने का भी हक जो है वो हासिल होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एंटी फेडरलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। वो इनसे टोटली अगेंस्ट है, वो इनसे टोटली अगेंस्ट क्यों है ये मैं एंड पे आपको क्रक्स दोनों का बताना है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स विद कंप्लीट स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है जी, उन्होंने कहा कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होगा इतना, स्टेट ऑटोनॉमी जो है वो भी दी जाएगी। देन कांग्रेस शेल बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ये क्या कहते थे, पॉपुलेशन, ये क्या कहते हैं, इक्वालिटी, ये कहते हैं जो कांग्रेस होगी ये इक्वालिटी की बेस पर होगी। मतलब ये कि अगर फ्लोरिडा में 100 लोग हैं और न्यू जर्सी में 50 लोग हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स अगर 20 मिलनी है फ्लोरिडा को तो 20 ही मिलेंगी न्यू जर्सी को, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन की बेस पर उसको कम मिल जाए, ठीक है। सो कांग्रेस शेल बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन, हर किसी को यह हक हासिल होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी भी हो उसके पास और राइट टू जो है वोट भी हो। अब क्रक्स इसका मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों था। देखें, जो जॉर्ज वॉशिंगटन की ये जो फेडरलिस्ट की पार्टी है ये सारा है जी अमीर तबका, these are the aristocratic segment of society and these are the poor segment of society, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं छोटी स्टेट से, ये बिलोंग करते हैं बड़ी स्टेट से। तो जब ये दोनों छोटी और बड़ी स्टेट की बात आ गई तो ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं सेंटर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अमीर तबका है उसको फायदा मिले, और ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं सारी स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि ये छोटी स्टेट्स के मालिक हैं और इनको ये पता है कि अगर राइट सेंटर के पास चले गए तो जितनी भी छोटी स्टेट्स होंगी उन सब के हकूक जो हैं वो सल्ब कर दिए जाएंगे। ये इक्वालिटी की बेस पर सीट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये छोटी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वालिटी का स्लोगन नहीं देंगे तो छोटी स्टेट्स को प्रेजेंट करने की, इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करेंगे तो छोटी स्टेट्स अमेरिका की तो खत्म हो जाएंगी। देन राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड वोट फॉर एवरीवन क्यों है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो फेडरलिस्ट ने कहा था लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अमीर तबके को वोट डालने की और प्रॉपर्टी रखने की इजाजत होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्यों ऐसी बात की? क्योंकि ये गरीब तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थॉमस जेफरसन। जॉर्ज वॉशिंगटन अमीर तबके को कर रहे हैं, थॉमस जेफरसन गरीब तबके को कर रहे हैं, ठीक है जी। So this was basically the kind of contradiction. So here I have mentioned in your even heading that two contradictory views emerged over drafting of the constitution. तो ये constitution draft करते हुए दो basically schools of thought जो हैं वो सामने आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज। हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विद? आई मीन we are left with just 2 minutes. I think we will be discussing Connecticut Compromise tomorrow.
एंड देन उसके बाद आप लोगों के साथ जो है आगे मैंने शेयर करना है। कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने आपको कांग्रेस पढ़ाना है कि कांग्रेस क्या है, ठीक है। सो इसके ऊपर फिर हम लोग कल इंशाल्लाह बात करेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं। एक चीज जो आप लोगों के इसमें मिसिंग हो गई है वो है जी प्रॉब्लम्स फेस्ड आफ्टर वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, के अमेरिका ने इंडिपेंडेंस के बाद कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए। तो ये मैंने आपको कल एक क्वेश्चन है जो करवा देना है। आप लोग प्लीज मुझे कोई भी मैसेज करके, अर्शिया बेशक आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, ये टॉपिक बीच में से मिसिंग हो गया, ठीक है। लेक्चर सेंड कर दें इसकी प्लीज, क्या मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूं इस। एक चीज और, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई थिंक वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। कल इंशाल्लाह आप लोगों को